ये वक्फ बिल 2 तारीख को ही क्यों आया दोस्तों? ये सोचा आपने? कभी सोचा आपने? इस सवाल का जवाब बहुत दिलचस्प है कि 2 तारीख ही क्यों। मगर यह भी हकीकत है कि वक्फ बिल साफ तौर पर जमीन का मसला नहीं है। 2 तारीख पर मैं आऊं, लेकिन इस नैरेटिव को लेकर भी सवाल का जवाब जानना जरूरी है कि जो ये कह रहे हैं कि यह जमीन का मसला है, यह जमीन का मसला नहीं है। और अगर वक्फ का मसला जमीन का मसला है तो फिर सवाल यह है कि वक्फ है क्या? वक्फ का मतलब इतना ही है कि किसी ने अल्लाह के नाम पर जमीन दान की, जमीन दी, संपत्ति दी, तो फिर यह जमीन का नहीं धार्मिक सवाल बन जाता है। और अगर हम इस पैमाने पर देखेंगे तो फिर बाबरी मस्जिद का जिक्र भी जरूरी है। सवाल यह भी है कि एक जमीन का विवाद था, उसे बीजेपी ने कहा था कि यह धार्मिक सवाल है, यह आस्था का प्रश्न है। आस्था के प्रश्न में हम अदालतों के फैसले को भी नहीं मानेंगे। पालमपुर में 1988 में प्रस्ताव पास हुआ था ना दोस्तों, बीजेपी का ये। मगर इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिस बिल का जिक्र किया जा रहा है उसमें एक भी बीजेपी का मुस्लिम सांसद नहीं है जो उस बिल के पक्ष में सदन के भीतर बोलता। यानी कम से कम एक तो मुस्लिम एमपी सांसद होता जो संसद के भीतर खड़े होकर वक्फ बिल को लेकर संसद में अपनी बात को रखता कि बिल सही है या गलत है। आप मुसलमानों के बारे में फैसला कर रहे हो और आपकी पार्टी में कैबिनेट मंत्री और एक मुस्लिम सांसद तक नहीं है जो उस पर अपनी बात रख सके। तो क्या यह सवाल नहीं है दोस्तों? इस बिल को मोदी सरकार उम्मीद वाला बिल बता रही है, उम्मीद वाला। अभी तो मैं 2 तारीख पे आऊंगा, मगर उम्मीद की बात करें तो सवाल यह है कि अब इस विधेयक के पास हो जाने से, कानून बनने से किसकी उम्मीद पूरी होगी और किसकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा। अगर आप यह सोच रहे हैं कि नीतीश और नायडू साथ देकर अपनी उम्मीदों को परवान चढ़ा रहे हैं तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिरना तय है। इस सवाल का जवाब भी आना बाकी है अभी दोस्तों, क्योंकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, सदन के भीतर जोश में बोल रहे थे, लेकिन जो वो तर्क दे रहे थे उससे ही आशंकाएं गहरा रही थी कि आने वाले दिनों में सरकार वक्फ संपत्तियों से क्या करने जा रही है। लेकिन जरा 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुककर आपको यह भी सोचना चाहिए जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, यह 2 अप्रैल का मसला क्या है। 2 अप्रैल को ही सरकार ने क्यों चुना इस बिल को सदन में लाने के लिए? 1 को भी ला सकती थी, 3 को भी ला सकती थी, लेकिन 2 ही क्यों? जानते हैं आप? इस बिल को पेश करने के लिए एक प्रश्न यह गंभीर है और इसका उत्तर भी गंभीर है, क्योंकि यह पहले से ही तय था जब बिल पेश होगा तो पूरे देश में क्या होगा, हिंदू मुसलमान वाली डिबेट होगी, बहस होगी, चैनल्स तमाम ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे, महफिल सजेगी और उसमें हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, ये तमाम बीजेपी कांग्रेस होगा, देश में बहस होगी, टीवी पर, मोबाइल पर आप देखेंगे। मगर जरा सा दिमाग लगाइए, आप समझ जाएंगे कि ये सारा मामला कुछ और नहीं, ये इसलिए क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 2 तारीख को ट्रंप टैरिफ को लेकर एक बड़ी घोषणा का ऐलान कर चुके थे। ट्रंप यानी कि ट्रायंगल, टैरिफ को लेकर। और ट्रंप पहले से ही भारत का अलग से नाम लेकर बहुत कुछ साफ कर चुके थे कि टैरिफ को लेकर वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं। ट्रंप पहले दिन से ही लगातार मोदी के ऊपर सियासी हमले बोल रहे हैं, वो भारत के ऊपर हमले बोल रहे हैं, टैरिफ घटाने, टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लगातार ट्रंप धमकी पर धमकी दे रहे हैं, मगर उनकी धमकियों के आगे दोस्तों यूरोप हो, यूनियन हो, कनाडा हो, चाइना हो, ईरान हो, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। ट्रंप से कोई डर नहीं रहा है, ये सभी देश नहीं डर रहे। ऐसे में चारों तरफ टैरिफ 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 ना हो, मोदी सरकार से सवाल ना पूछे जाएं, इसलिए मोदी सरकार ने प्लान किया 2 तारीख, वक्फ वक्फ वक्फ। अब आप कुछ दिन तक यही सुनते रहेंगे, वक्फ बिल वक्फ बिल वक्फ बिल। चारों तरफ से डंका पति ने डंका बजवा दिया वक्फ 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 का, क्योंकि वक्फ का मसला सीधे सीधे क्या है, सीधे बना दिया सरकार ने हिंदू मुसलमान का मामला। आप हिंदू मुसलमान के मामले पर उलझे रहिएगा और यह तमाशा चलता रहेगा और उसी की आड़ में अंकल ट्रंप और पीएम मोदी का पूरा खेल हो जाएगा। भारत का बाजार अमेरिका के पैरों में गिर जाएगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने कुछ भी नहीं बोलते।
कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि अमेरिका में अडानी का पेच फंसा हुआ है, वो तो आप जानते ही हैं। और इन सब से ध्यान हटकाने के लिए वक्फ बिल पर वक्त निकाला गया 2 तारीख का, यानी टैरिफ के मामले पर आपका ध्यान ना जाए, इसलिए बात आ जाए हिंदू मुसलमान पर। रोजी रोटी के मुद्दे से लगातार ध्यान भटकाना मोदी सरकार की 11 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जैसे कि इस बार भी हो रहा है। खैर, आप बिल पर आते हैं अब, क्योंकि किरण रिजिजू ने सदन में कहा कि हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब है जब से दुनिया का, क्योंकि वक्फ का जिक्र कर रहे थे और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होने का जिक्र कर रहे थे वक्फ की। किरण रिजिजू कह रहे थे कि हमारा गरीब मुसलमान की पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यह सब जो है होना चाहिए था, उसके उत्थान के लिए यह सब काम करना जरूरी है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे थे कि गरीबों का उत्थान होगा। अच्छी बात है, अगर सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम हो रहा है तो इसमें आपत्ति क्यों, किरण रिजिजू कह रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, मगर मोदी जी, एक सवाल तो बनता है। सवाल यह कि क्या आप ऐसा ही तर्क जो किरण रिजिजू दे रहे हैं वक्फ की संपत्तियों को लेकर, मठ और मंदिरों की जमीन को लेकर भी कोई बयान देंगे, जहां कब्जे और कब्जे को लेकर मर्डर तक की खबरें आती हैं, उसको लेकर कोई बयान देंगे। खैर, बिल पर आते हैं, जो पूरा का पूरा मामला है, उसमें से 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, दिलचस्प है। पहली बात तो यह कि जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार और नायडू अब साफ कर चुके हैं वो फाइनली कि भाई वो मोदी के साथ खड़े हैं। दोनों ने बकायदा व्हिप जारी की, अपने अपने सांसदों ने कहा कि जाओ और सरकार, मोदी सरकार के पक्ष में मतदान करो। आप बताइए, कुछ रोज पहले ही ये दोनों, नीतीश और नायडू, इफ्तार पार्टी कर रहे थे, याद होगा आपको, बकायदा टोपी भी पहनी हुई थी। अपने यहां पर मौलवियों को नायडू क्या कह रहे थे, इमामों को क्या कह रहे थे, तनख्वाह बढ़ा दो, 1000 2000 पहले से ही तनख्वाह दे रहे थे, क्या कोई और बढ़ाओ। और दूसरी तरफ बिल के समर्थन में आकर मोदी के सामने घुटने टेक रहे हैं। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के सामने रामविलास पासवान जी के जो सुपुत्र हैं, चिराग पासवान, जो मुसलमानों की भी बात करते हैं, उस पर मौन हो जाते हैं बिल को लेकर। और यही हालत जयंत चौधरी की है, वही जयंत चौधरी जो कुछ रोज पहले कह रहे थे चवन्नी थोड़ी ना हो जो पलट जाऊंगा। अब सरकार के पास बिल को पास करवाना यह दाएं हाथ का खेल था। सवाल यह नहीं है कि बिल का भविष्य क्या है, सवाल यह है कि बिहार और आंध्र प्रदेश में वो जो मुसलमान हैं जो नीतीश कुमार और नायडू के साथ खड़े होते हैं, वो सिर्फ मुसलमान क्यों, आप सेकुलर वोटर भी कह लीजिए, लोग कह लीजिए, जो उनके साथ खड़े होते हैं नीतीश और नायडू के साथ, उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका वोट टीडीपी और जेडीयू के खाते में जा रहा है या फिर आरएसएस और बीजेपी के काम आ रहा है। सोचिएगा, आंध्रा में बहुत कम टाइम नहीं है, अभी तो लंबा वक्त है जब चुनाव होगा, लेकिन बिहार में, क्योंकि आंध्र में तब चुनाव होगा जब लोकसभा का चुनाव होगा, लेकिन बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव है। नीतीश को तो ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो सेकुलर और मुस्लिम वोटरों के बीच में जाकर अब क्या कहेंगे। नीतीश कुमार को वोट देने से आप सीधे सीधे बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अब यह बेहतर है कि आप बीजेपी को ही वोट दे दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार के वोट देने का मतलब तो यही हुआ कि बीजेपी को ही तो वोट गया। खैर, डंकापति शायद यही चाहते हैं, इसी तरह का बवाल चलता रहे देश में, ताकि ट्रंप के टैरिफ पर बहस कम हो, वक्फ पर ज्यादा हो। आप चाहें हिंदू मुसलमान का माहौल बनाएं, अब अपने वोटर को यह मैसेज दे कि हमने अब्दुल की अखलाक की चूड़ी टाइट कर दी। भले ही पूरे देश की चूड़ी टाइट हो रही हो, भले ही पूरे देश में रोजगार गायब हो, मगर देश में हिंदू मुसलमान जारी रहेगा। तभी तो मैंने कहा मेरा देश महान। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।